गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? और जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हमारी यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, इस चैप्टर की प्रॉपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग ने टोटल 5 लेक्चर्स लगाए हैं फोटोसिंथेसिस के। इन 5 लेक्चर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है वो मैं आपको बता देता हूं। और जो आज का सेशन है, इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। वही हाइपोथेसिस जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन करते थे, यस वहां पर मैं बता देता था यहां पर इस तरीके से एटीपी बनता है। तो किस तरीके से बनता है, जिस केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात मैं कर रहा था, उसी हाइपोथेसिस की आज हमें प्रॉपर स्टडी करनी है। अभी तक जो हम लोग ने फोटोसिंथेसिस के 5 लेक्चर्स लगाए हैं, इन लेक्चर्स में हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया है, पहले मैं इसको रिकैप कर देता हूं। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इन सब की स्टडी कर लिया है। और आज के लेक्चर में हमें बात करनी है केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की, जिसमें हम समझेंगे किस तरीके से जो थाइलाकोइड्स का ल्यूमेन है, जो थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन है, वहां पर जो एप्रोटस है, फाइनली किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन वहां पर होता है। इसके बाद, इस लेक्चर्स के बाद जो हम लोग आगे लेक्चर्स देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कैल्विन साइकिल, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, और जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सभी नए बच्चों का मोस्ट एंड वार्म वेलकम है। बच्चों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए सिंपल से 3 रास्ते हैं, जिसमें से कोई भी एक रास्ता आप फॉलो अप करके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। ये 3 रास्ते क्या है? पहला रास्ता ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करिए, DNCMI, जैसे क्लिक करेंगे यहां से हमारा ऐप ओपन होगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे और डायरेक्ट हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि हमारा टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और यहां पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉन्डिंग, इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इफेक्टिव रास्ता है वो है यूट्यूब चैनल। अभी अगर इस लेक्चर को अभी आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, यस, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी आपको प्रॉपर मिलते रहे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशंस के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं, और अब आपका भी बहुत ही मोस्ट वेलकम है। कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं माय डियर स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और डायरेक्ट फोन करके जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे हमेशा करते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ। आज का ब्रेन डाइट क्या है? देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। कहते हैं लाइफ में सक्सेस अगर आपको पाना है तो उसके लिए कोई आपको एलिवेटर नहीं मिलेगा कि आप बैठ जाए और सक्सेस तक पहुंच जाए। आपको एक एक सीढ़ी पर पैर रख के ऊपर चढ़ना होगा, सक्सेस तक पहुंचना होगा। ये सीढ़ियों का मतलब क्या है? सीढ़ियों का मतलब क्या है कि अगर आप नीट एस्पायरेंट्स हैं और नीट आपको क्लियर करना है, तो आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक एक डाउट्स को क्लियर करना होगा, तभी आप नीट को प्रॉपर क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। यस, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो हमारा आज का सेशन है उसमें हम किसकी बात करने वाले हैं? उसमें हम बात करने वाले हैं केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। अगर आपको याद हो तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मैंने जब आपको ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब यहां से फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और फाइनली जब ये ट्रांसपोर्ट चैन में एंट्री करते हैं, तो यहां पर आप देखिए किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा था। इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर केमियो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, जिसको हम केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के माध्यम से यहां पर समझेंगे कि इस एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक वैसे ही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखिए यहां पर एटीपी बन रहा था, तो ये दोनों एटीपी किस तरीके से बन रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम यहां पर बोलेंगे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगर केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करें तो ये जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर दिखाया गया है थाइलाकोइड्स की ये मेम्ब्रेन है, यस, और थाइलाकोइड्स के अंदर के जो खाली स्थान होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। और यहां पर देखिए ये एप्रोटस लगा हुआ है जिसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, यस,
इसके माध्यम से फाइनली देखिए किस तरीके से एटीपी बन रहा है। ये वही एटीपी है जो यहां पर और यहां पर बना है। तो इसी एटीपी के बारे में समझना है कि किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है जब हाइड्रोजन का एक ग्रेडियंट डेवलप होता है। यस, यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यहां पर कम होंगे। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बाहर से जब अंदर की ओर एग्जिट होंगे तो जो अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे उसी एनर्जी का यूज करके फाइनली एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ कंबाइन होकर इस एटीपी को बनाएगा। तो यही सारी प्रोसेस को हमें आज के लेक्चर्स में क्लियर करना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझते हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है, यस, अगर हम केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है पीटर माइकल। यस, पीटर माइकल। और ये क्वेश्चंस नीट के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट यहां से बन सकता है, यहां से एक नीट का क्वेश्चन भी फ्रेम्ड हो सकता है। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को किसने दिया? पीटर माइकल ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैसे एटीपी बनता है, हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। यह हाइपोथेसिस इसी को एक्सप्लेन करती है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकोइड्स हैं, थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन का कौन सा एप्रोटस है, किस तरीके से फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वही हमें इस हाइपोथेसिस में समझना है। ATP synthesis is linked to development of a proton gradient. Gradients का मतलब होता है डिफरेंस। जब अगर हम मानते हैं कि ये एक थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन है, तो थाइलाकोइड्स के अंदर के जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो यहां पर क्या होता है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और यहां पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। यस, तो बाहर से अंदर की ओर जब ये प्रोटॉन मूवमेंट्स करते हैं एक पर्टिकुलर एप्रोटस के द्वारा जिसमें एटीपी सिंथेटेस एंजाइम होता है, तो फाइनली किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है यही हमें समझना है। लेकिन इसका जो बेसिक पॉइंट ये है कि जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो जिम्मेदार पॉइंट है वो है प्रोटॉन का ग्रेडियंट, मतलब प्रोटॉन के कंसंट्रेशन का डिफरेंस। किस तरीके से इस ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और किस तरीके से जो थाइलाकोइड्स के बाहर स्ट्रोमा है वहां पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट घटेगा, और कैसे ज्यादा से कम की ओर जब प्रोटॉन का मूवमेंट्स होगा थ्रू एप्रोटस तो किस तरीके से एटीपी फॉर्मेशन होगा, इसी हाइपोथेसिस को बताता है हमारा ये केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। What causes the proton gradient across the membrane? वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप होता है इनसाइड ल्यूमेन और स्ट्रोमा में, इसको हमें समझना है, उन फैक्टर्स को भी हमें देखना है। 1 ATP, याद रखिएगा, एक एटीपी के बनने के लिए 2 प्रोटॉन ल्यूमेन से निकल के स्ट्रोमा में आते हैं। यस, तो जब 2 एटीपी का ट्रांसपोर्ट होगा ल्यूमेन से बाहर स्ट्रोमा ल्यूमेन से थाइलाकोइड ल्यूमेन से स्ट्रोमा की ओर, तो 1 एटीपी बनेगा। कैसे बनेगा इसी प्रोसेस को मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एटीपी बनने के लिए कितने ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट अक्रॉस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होगा। तो योर आंसर विल बी 2 प्रोटॉन और 2 हाइड्रोजन। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोसेस को समझना। देखिए सबसे पहले अगर केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करें तो मैंने आपको जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट का प्रॉपर ये स्ट्रक्चर होता है। यस, तो यहां पर जो ये स्टैक लाइन देखिए, पूरा ये सिक्के लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस एक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। इसको क्या बोलते हैं हम? थाइलाकोइड। यस, और ये पूरी क्या है? एक ढेरी है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं ग्रेना। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला ग्रेना। ये आपस में कई ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड होती है इस स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। यस, और यहां पर ये जो भरा होता है ये क्या होता है? ये होता है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रोमा है। फाइनली अगर आप देखें तो ये जो थाइलाकोइड है, इस थाइलाकोइड्स को जब हम बाहर निकालेंगे माइलोस्टेट, तो आपको पता है थाइलाकोइड्स की जो मेम्ब्रेन है, यस, इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है, और इसी मेम्ब्रेन में दोनों फोटोसिस्टम कौन कौन से?
फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट इसी पे लगे होते हैं, सेकेंड और फर्स्ट पे लगे होते हैं। और इन्हीं फोटो सिस्टम में प्रॉपर किस तरीके से प्रॉपर लाइट आती है और किस तरीके से प्रॉपर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहां पर एक एप्रोटस लगे होगा, इसकी बात करेंगे। और फाइनली किस तरीके से अंदर प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है बढ़ेगा, अंदर बाहर की तरफ स्ट्रोमा में घटेगा, और किस तरीके से एटीपी बनेगा, इसी प्रोसेस को समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आप ये थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन पे दोनों ये फोटो सिस्टम है। चलिए इसको एज्यूम करते हैं। तो यहां पर फोटो सिस्टम सेकेंड आप ये देख रहे हैं और ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये दोनों फोटो सिस्टम कहां पर है? अगर हम देखें तो ये दोनों फोटो सिस्टम, ये देखिए ये है हमारी थाइलाकॉइड्स की प्रॉपर मेम्ब्रेन। क्लियर है? और इस थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में ये लगा है फोटो सिस्टम सेकेंड और ये लगा है फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि क्वांटासोम क्या होते हैं। उन्हीं क्वांटासोम्स के अंदर ही फोटो सिस्टम वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया फोटो सिस्टम सेकेंड और ये हो गया फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब देखिए जो थाइलाकॉइड्स के बाहर ये जो लिक्विड भरा हुआ है, यस, ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट का है स्ट्रोमा। यस, और ये अंदर जो खाली जगह है ये है थाइलाकॉइड्स की ल्यूमेन। तो हमने यहां पर देखा फोटो सिस्टम सेकेंड और ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब देखो प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होती है। दूसरा मैंने क्या बताया, ये क्या मैंने आपको बताया, ये है थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये है थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन। चलिए अब देखिए, ये अंदर जो खाली जगह है इसको हमने क्या बोला? थाइलाकॉइड्स की ल्यूमेन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब लाइट की जो वेवलेंथ है, आपको पता है कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है इसको हम P680 बोलते हैं, क्योंकि ये 680 वेवलेंथ की जो लाइट्स है उसकी जो वेवलेंथ की जो नैनोमीटर्स की जो वेवलेंथ है उसको ये एब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम सेकेंड। 680 कम है और 700 ज्यादा है। तो आपको पता है जब सनराइज करता है तो उस समय वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड एक्टिवेट होगा जब इसमें लाइट पड़ेगी। क्लियर है? अब फोटो सिस्टम सेकेंड में जब लाइट पड़ी 680 पे, यस, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन इसके एक्साइट होके बाहर आएंगे। मैंने आपको बताया था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। यस, नॉन साइक्लिक में बताया था। नॉन साइक्लिक में कहां से स्टार्ट हुआ था? फोटो सिस्टम सेकेंड से ही। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर जाते हैं? क्योंकि लाइट जो फोटॉन के फॉर्म में है, जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए उसको भेज देते हैं। ये प्रोसेस होती थी और जो रिएक्शन सेंटर था उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलते थे। यहां तक तो चीजें क्लियर थी। जब ये बाहर निकलते थे तो अंदर जगह क्या हो जाती थी? खाली हो जाती थी। इस खाली जगह भरने के लिए क्या होता था कि हम यहां पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स की फोटोलिसिस करते थे, ऑक्सीडेशन करते थे। यस, वाटर का। तो जब हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स का फोटोलिसिस करेंगे तो कितने बनेंगे? 4 प्रोटॉन बनेंगे और कितने बनेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम बनेंगे। यस, जो रीअरेंज होके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही ऑक्सीजन गैस को हम लोग कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन पे। अब देखो यहां पर हुआ क्या? अब यहां पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बने हैं, मैंने आपको बताया था कि नॉन साइक्लिक में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? यहां चले जाते हैं और यहां से जो 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं वो बाहर आएंगे। अब देखो आगे प्रोसेस क्या होगी। अब क्या होगा? यहां से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? बाहर आएंगे और इसको सबसे पहला जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है फोटो सिस्टम सेकेंड में, जिसको हम बोलते हैं फियोफाइटिन। तो एक नीट का एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि फोटो सिस्टम सेकेंड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? तो फर्स्ट सबसे पहला जो फोटो सिस्टम सेकेंड का जो फर्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है? वो है फियोफाइटिन। अब इस फियोफाइटिन ने जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे जिसके पास एनर्जी थी, उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके इसका ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पूरा चैन बना हुआ है इसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब कैसे ट्रांसफर होगा? जब ये ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि जब फियोफाइटिन ने 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए तो इस फियोफाइटिन के ये इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचेंगे? प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचेंगे। तो जब प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचेंगे तो प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस होके
PqS2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन रिड्यूस होने के लिए इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा कि ये जो बाहर खाली जगह है जिसको हमने स्ट्रोमा बोला है, वहां पर स्ट्रोमा में उपस्थित जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन को ये PQ ले लेगा और PQ लेने के बाद ये PqS2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पहुंचे, प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचे और प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, प्रोटॉन यहां से लिया और फाइनली PqS2 में रिड्यूस हो गया। लेकिन ये PqS2 में रिड्यूस होने के बाद फिर ये PQ में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसका जो हाइड्रोजन है H2 है वो अंदर खाली जगह पे यहां पे डाल देता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, देखो अब क्या हुआ कि जब PqS2 PQ में कन्वर्ट हुआ तो इसका जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन था इसने अंदर डाल दिया। अब सोचो अगर लगातार ये प्रोसेस होगी तो लगातार यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इस ल्यूमेन में, थाइलाकोइड्स के ल्यूमेन्स में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब क्या होगा, अब जिस प्रोटॉन को अंदर डाल लिया लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थे उस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को किसने रिसीव किया, साइटोक्रोम B6F ने। साइटोक्रोम B6F जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को फाइनली देखिए यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां चले गए। अब क्या होगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन इसको रिसीव करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था 9 साइक्लिक में। और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन रिसीव किसके द्वारा होंगे, फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा। क्योंकि जब यहां पर लाइट पड़ेगी तो यहां के भी इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आए हैं फाइनली इस खाली जगह को भर लेंगे। अब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो खाली जगह थी और इसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब क्या होगा, आपको पता है स्ट्रोमा में NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है जो फोटोसिस्टम फर्स्ट का एक प्रॉपर एक पार्ट है। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर होगा क्या कि ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है तो यहां पर जो NADP प्लस है, NADP के 2 मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन है यहां से ले लेंगे, कहां से, खाली जगह से प्रोटॉन ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन इनके रिसीव कर लेंगे। तो जब NADP प्लस के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन को कहां से रिसीव किया, इस खाली जगह से, तो यहां पर क्या होगी, बाहर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होगा। और फाइनली जब इलेक्ट्रॉन ने यहां से ले लिया, प्रोटॉन ये मिल गए, तो फाइनली ये NADPH प्लस H+ में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये क्या बन गई, ये एसिमिलेटरी पावर बन गई। तो ये एसिमिलेटरी पावर तो हमने देखा था 9 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बना था। लेकिन होगा क्या कि फाइनली आप देखिए कि यहां पर लगातार प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और चूंकि देखिए NADP प्लस ने क्या किया, प्रोटॉन यहां से लिया और PQ ने भी प्रोटॉन यही बाहर से लिया था, तो दो ने क्या किया, स्ट्रोमा से लगातार प्रोटॉन ले रहे हैं। तो स्ट्रोमा में लगातार क्या हो रहा है, प्रोटॉन की संख्या घट रही है और अंदर जो है प्रोटॉन की संख्या लगातार इंक्रीज कर रही है। तो अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगा। तो अंदर क्या हुआ, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा और स्ट्रोमा में बाहर क्या हो गया, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब ये जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटॉन के लिए देखो परमेबल नहीं है कि यहां से निकल के प्रोटॉन यहां पर आ जाए। इसके लिए प्रॉपर यहां पर एक एप्रोटस लगा है जिसको हम बोल रहे हैं ATP सिंथेटेज। यस, ये ठीक वैसा ही होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आप F0 F1 पार्टिकल्स देखते हैं, ठीक वैसे यहां पर भी एप्रोटस है। तो यहां पर क्या होता है, इसमें देखें तो यहां पर ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है। तो होता क्या है, क्योंकि अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर ज्यादा है और बाहर क्या है, प्रोटॉन कम है। तो यहां से जब 2 प्रोटॉन इस तरीके से मूव करते हैं तो ATP सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो एनर्जी रिलीज करते हैं ये जो प्रोटॉन, तो इस एनर्जी का यूज करके यहां पर एक ADP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है एनर्जी का यूज करके, और फाइनली हम यहां पर ATP का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ATP के फॉर्मेशन में जब 2 प्रोटॉन यहां से इस तरीके से मूव करेंगे इस प्रोटॉस के थ्रू, तो एक ATP का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली अगर देखें तो ATP के फॉर्मेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि ल्यूमन्स के अंदर लगातार प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ना और बाहर लगातार प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होना। अंदर बढ़े किस रीजन से, एक तो बढ़े यहां पर लगातार वाटर की फोटोलिसिस हो रही है, इसकी वजह से यहां पर अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और दूसरा जब PqS2 PQ में कन्वर्ट हो रहा है प्लास्टोक्विनोन में तो ये H+ अंदर डाल रहा है। तो 2 वजह से तो अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और
दो वजह से बाहर, ये जो बाहर स्ट्रोमा है, यहां पर बाहर की तरफ प्रोटॉन इसलिए घट रहे हैं कि PQ जब PQS2 में कन्वर्ट होता है तो जो प्रोटॉन है बाहर से ही तो ले रहा है, स्ट्रोमा से ही तो ले रहा है। और यहां पर जब दो NADP प्लस के मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं तो भी प्रोटॉन कहां से लेते हैं, स्ट्रोमा से लेते हैं। तो दो रीजन की वजह से बाहर प्रोटॉन घट रहे हैं और थाइलाकोइड्स के अंदर ल्यूमेन में प्रोटॉन क्या कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और आपको पता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट्स होता है, लेकिन चूंकि ये थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन क्या है, इम्परमेबल है, तो इस प्रोटॉन्स को निकलने के लिए जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स लगा होता है जिसको हम बोल रहे हैं एटीपी सिंथेसिस, इसी स्ट्रक्चर्स के थ्रू यहां से जब एक प्रोटॉन क्रॉस होगा, बाहर से अंदर से बाहर आएगा, जब दूसरा प्रोटॉन अंदर से बाहर आएगा, तो जब दो प्रोटॉन मूव करेंगे तब एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनके एनर्जी का यूज करके फाइनली एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम समझ पा रहे हैं कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो फाइनली जो हमने दो रीजंस बताए, पहले दो रीजन जिसकी वजह से बाहर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो रहा था, और वो दो रीजन जिसकी वजह से थाइलाकोइड्स के ल्यूमेन्स के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। जरा उस रीजन को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देखें पहला पॉइंट क्या है, यस, कि हाउ प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन थाइलाकोइड ल्यूमेन। तो मैंने बताया दो कारण थे, एक तो जब हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर रहे थे तो देखो 4 प्रोटॉन लगातार यहां बन रहे थे, तो थाइलाकोइड ल्यूमेन्स के अंदर संख्या बढ़ रही थी। और दूसरा कारण क्या था, एक तो ये, दूसरा कारण क्या था कि जब PQS2, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन जब PQS2 में रिड्यूस हुआ तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन तो यहां दे दिए, लेकिन PQS2 जब PQ में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन अंदर छोड़ देता है। तो दो वजह से क्या हो रहा है कि ल्यूमेन्स के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। तो पहला रीजन क्या मैंने बताया कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर पहला रीजन है जिसकी वजह से अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन या नंबर्स बढ़ रहे हैं। और सेकंड रीजन है कि जब PQS2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, PQ में, तो अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, पहली चीज। सेकंड, बाहर घट क्यों रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड रीजन ये है हाउ प्रोटॉन कंसंट्रेशन डिक्रीज इन स्ट्रोमा, मतलब बाहर की ओर। तो पहला रीजन ये है कि जब PQ रिड्यूस होता है PQS2 में, देखो जब ये PQS2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोटॉन बाहर से ही तो ले रहा है, बाहर का मतलब कहां, स्ट्रोमा से ले रहा है। तो जब ये लेगा तो यहां पर स्ट्रोमा में क्या होगे, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होगा, पहला रीजन तो ये हुआ। सेकंड रीजन क्या कह रहा है, सेकंड रीजन कह रहा है कि जब NADP+ रिड्यूस होता है NADPH+ H+ में, देखिए यहां पर NADP किसमें रिड्यूस हो रहा है, NADPH+ H+ में, तो भी प्रोटॉन कहां से ले रहा है, स्ट्रोमा से ही तो ले रहा है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में घट रहा है। तो अंदर बढ़ रहा है और बाहर घट रहा है। अब प्रोटॉन चूंकि इस मेम्ब्रेन से निकल नहीं पाएंगे तो इसी एप्रोटस के थ्रू निकलते हैं। तो जब दो प्रोटॉन यहां से ट्रेवल करते हैं तो उसकी एनर्जी का यूज करके एक एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है और इस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि अब किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हाइपोथेसिस की थी, इसका यही उद्देश्य था आपको समझाना कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, यस। और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है मैंने यहां पर सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट्स लिख दिया है जिससे आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएं। तो लास्ट में आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, यस। और अभी अगर अभी भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।